बताता रहता हूं। तो आज हम बात करते हैं महिला एवं बाल अपराध के सेशन के अंदर। तो ध्यान से देखिए और सभी साथी जुड़ जाइए। महिला एवं बाल अपराध, ठीक है। इसमें यहां लिखा है अपराध, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कानून, समाज, संविधान के जो नियम बनाए गए हैं अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो फिर क्यों सी लड़ी, फिर अपराध। और अपराध का जो लेखा जोखा है वो किसके पास होता है, एनसीआरबी। और एनसीआरबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रामफल पंवार। पहले कौन थे, आर वर्मा थे, पुणा आर वर्मा, ठीक है। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वही इसका लेखा जोखा करता है। फिर क्या होता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध व कानूनी प्रावधान, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें महिलाओं को कानून द्वारा दिए गए कुछ अधिकार, समान वेतन का अधिकार। भाई जब एक व्यक्ति कार्य करता है, पुरुष कार्य करता है तो महिलाओं को फिर क्यों नहीं, उससे मतलब कि ये भेदभाव कैसा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार 2013, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार 2005, जिसमें हम पढ़ते हैं ना प्रस्तावना घरेलू हिंसा के बारे में, फिर घरेलू हिंसा की परिभाषा है, उसके जो सेवा प्रदाता वगैरह की नियुक्ति है, विधि के आदेश है, फिर अपने विभिन्न उसमें कार्य पढ़ते हैं, उसके अंदर कई धाराएं पढ़ते हैं। मातृत्व का लाभ अधिकार, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार प्रश्न आ सकता है कब, 1994 का। यानी किसी बालक के जन्म की अपने लिंग जांच करवाना या उसके जन्म को रोकना या जन्म से पहले ही उसको मार देना, जन्म होने के बाद में उसकी मृत्यु कर देना, ठीक है। भ्रूण हत्या एक अभिशाप है। संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, और इसी कारण फिर नवरात्रों में हम बेटियां ढूंढते फिरते हैं क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन टॉपिकों को ध्यान से आप सुनते रहना और सिर्फ समझना है। महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा का के कारण है गुरुजी, शारीरिक हिंसा है, लैंगिक या यौन हिंसा है, भावनात्मक या मौखिक हिंसा है, आर्थिक हिंसा है। मैं हर बार क्लास में कहता आया हूं कि काको काकी का डुक मिल दो, काकी का तोड़ दिया मन तो, रामारे मार दिया, शारीरिक हिंसा है। यानी उसको लात मारना, मुक्का मारना, घसीटना, किसी हिंसा होगी, शारीरिक हिंसा। लैंगिक या यौन हिंसा, यानी किसी महिला के साथ में यौन संबंध बनाने की मांग करना, या उसी महिला के साथ अपने ये बात कह सकते हैं कि अश्लील साहित्य दिखाना, बेकिंग अंदर आ जाएगा लैंगिक या यौन हिंसा में। भावनात्मक या मौखिक हिंसा क्या होता है, अब कोई लड़की है, ठीक है, उसकी शादी हो गई, अब उसको क्या है कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो उसको क्या कहते हैं, तू तो बांझ है, तेरी तो शक्ल देखता ही मरी। ये उसको अपमानित करना, प्रताड़ित करना, वो किस में है, इसके अंदर। कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, वो कहती है कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूं, ठीक है। घर वालों ने उसको उससे मिलने से रोका, ठीक है। घर का भी ने कहा ना, वो घमंडाराम चोखो सुरो को नहीं, तू बिंगा लावा कि नहीं देख ले रहा मरी। तो बाट है, कौन सी हिंसा है, भावनात्मक हिंसा है। वो पढ़ना चाहती है, वो कहती है कि मैं भी इस देश में अपना नाम करना चाहती हूं, जैसे रूमा देवी ने किया या कोई और है उनकी तरह मैं भी पढ़ना चाहती हूं, तो आगे बढ़ना चाहती हूं। तो यहां पर उसको प्रताड़ित किया, ना बेटा पढ़ाई कौन करनी, नहीं तो काली बाई वाली तरह मार देगा, ठीक है। तो वो उस समय का दौर था 1947, यहां आज 2020 चल रहा है। तो उसको भावनात्मक ठेस पहुंचाना, किसी की कम उम्र में शादी कर देना, ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करना, ये है। आर्थिक हिंसा, कोई नौकरी लाग गई, बाद में गया हिसाब दे, एटीएम में पैसा कण का दे, रुपया खड़ा खर्च करने लाग रही है, यानी उसने मेहनत की, उसके पैसे उसी से आप उसके मांग रहे हो, ये आर्थिक हिंसा में। आपराधिक हिंसा यानी बलात्कार, और बलात्कार का नाम आते ही धारा 375, धारा 376, फिर इसके अंदर ए बी सी डी ई, फिर ठीक है वो सारी अपने पढ़ते हैं, डी ए है, डी बी है, ए बी है। सामाजिक हिंसा, दहेज प्रथा, दहेज एक बीमारी है और बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है। 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ और 10 बहाने करके ले गए दहेज, 10 बहाने करके ले गए दहेज। तो इसमें धाराएं कितनी है, 10 धाराएं हैं। मुख्य रूप से आपको जल्दी जल्दी सिर्फ ये याद होना चाहिए कितनी धारा है, 10 धारा है, ठीक है। दहेज, दहेज के अंदर हक मेहर की राशि को शामिल नहीं किया जाता। हक मेहर की राशि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यानी इसको शामिल नहीं किया जाता। हक मेहर की राशि ये इनका सीरियत का कानून है, सीरियत का कानून है, ठीक है।
तो मुसलमानों में हक मेहर की राशि को दहेज में शामिल नहीं किया गया है। इस चीज को मुख्यतः आप ध्यान रखना। दहेज शादियों पहला ले लो, शादियों बाद में ले लो, सजा तो मिलनी है लड़ी। ठीक है, आज आप लोगे तो कल आपको देना पड़ेगा। इसलिए ये एक सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर रोक 1961 में लगी थी। नेक्स्ट, हिंसा के कारण आज प्रश्न क्या आएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं कि सर पता नहीं महिला बाल अपराध में के पहाड़ आओगे, ये पता किसी को नहीं है। मैं भी कह रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा, क्योंकि जब कोई चीज पहली बार जुड़ती है या तो वो बिल्कुल आसान आ जाती है या वह बिल्कुल ही रफ एंड टफ आ जाए। तो यहां हिंसा के कारण प्रश्न ये आ सकता है सीधा, देखो कि निम्न में से महिला एवं बाल अपराध हिंसा का कारण क्या है। ठीक है, अब कारण क्या है, उसने ये 4 ऑप्शन दे दिए, एक उसमें कुछ और दे देगा। क्या आपको यहां दिखता है शराब की लत हिंसा का कारण है? नहीं। रात में दारू पी राजे बिंग बाद में लड़ाई करे लुगाई सा के, तो हिंसा का कारण कौन है? बताओ, है या नहीं? आप खुद बताइए। यहां हिंसा का कारण है। ठीक है, और फिर समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिलाओं के चरित्र पर संदेह करना। जैसे हम एक जाति है सांसी जनजाति, कौन सी जनजाति? सांसी, उसमें पढ़ते हैं ना कुकड़ी की रस्म। क्या पढ़ते हैं? कुकड़ी की रस्म। तो ये क्या महिला के चरित्र पर संदेह करना जैसा नहीं हुआ कि विवाह से पहले उसके चरित्र की मतलब की परीक्षा ली जाए? ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव, बिल्कुल मैं भी मानता हूं यह प्रभाव है, हिंसा का कारण है कि आप पूरे दिन लगातार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इनसे जुड़े रहोगे तो आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी लड़ाई होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना। कोई भी, आज एक बेटी है ब्याह कर गया, आपके ससुराल आ गई, अब बस ससुराल के अंदर आगे पढ़ाई करना चाहे, बा पढ़न लाग रही है, पड़ोसी कहेगा ले आ देख फलाना की बीरनी आ पढ़न जा रही है रामरियो, आ करसी ने हाल है, देख रामुड़ा के लुगाई ने, देख तू पहला तो गई को नहीं और अब जार ना नौकरी लगेगी, मतलब अपने माँ बाप के पास तो आ नौकरी लगी को नहीं और अठागा नौकरी लगेगी। ऐसे शब्दों से उसको मतलब कि आत्मनिर्भर बनने से रोकना। मान लीजिए रुमा देवी है, आज उसका नाम है पूरे भारत में, विश्व में उसने वो नाम कमाया है, तो उसने कार्य किया कि नहीं किया? कार्य किया ना। ज्योतिबा फुले है, कार्य किया कि नहीं किया है? ठीक है, उन लोगों ने कार्य किया है। यहां सावित्रीबाई फुले, ठीक है, तो यहां आत्मनिर्भर बनने से रोकना उनको, मतलब कि कार्य कोई भी मान लो कुटीर उद्योग करने लग रहे हैं तो भी माने रोकनो। ठीक है, कानूनी प्रावधान के प्रकार, ये आपको सारी तारीख याद होनी चाहिए, इसके अंदर बताने का कुछ भी नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 30 जनवरी 2006 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू कद होना रहे, 2006 के अंदर कद लागू होना रहे, अक्टूबर के अंदर किसी तारीख ने 26 तारीख ने। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992, इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होता है या नहीं होता, कितने सदस्य होते हैं, ये सारी अपने बात करेंगे। फिर दहेज निवारण अधिनियम, डायन प्रताड़ना अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 2016 को, 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इसके अंदर कितनी धाराएं हैं? 15 धाराएं हैं। इन चीजों को आप साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, तो अपने आगे बात करते हैं सती निवारण अधिनियम की। सती निवारण अधिनियम जो है 1987 का है और सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जिस अभिलेख में पता लगता है वो एरन अभिलेख है। ठीक है, फिर ये सारे आपको याद करने हैं। अब यहां पर लिखा है मैंने आईपीसी की धाराएं, आईपीसी की धाराएं। आईपीसी की धाराओं में आपको क्या याद करना है कि आईपीसी की धाराओं में याद करना है कि 1860 में इंडियन पेनल कोड की जो मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो समय को जाया नहीं करेंगे हम ज्यादा। 354 के अंदर मतलब ये क्या जो धारा दी गई है 354 के अंदर दिया गया, किसी महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करना, क्या हो जाएगा इसमें? किसी, अच्छा वही कलर चकली होगी, किसी महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करना। धारा 354 ये है यौन उत्पीड़न से संबंधित, यौन उत्पीड़न से संबंधित, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अब इसके अंदर भी एक चीज ध्यान में रखना है, इसमें कुछ बातें हैं, जैसे एक यौन संबंध। 4 नंबर पॉइंट में अपने बात करें तो इसके अंदर 4 नंबर पॉइंट में क्या आता है? यौन रूप या बनावट पर टिप्पणी करना, यौन रूप या यौन रूप व बनावट पर
टिप्पणी करना। अब ये यौन उत्पीड़न से संबंधित है। क्या हुआ था कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जब निर्भया कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? निर्भया कांड। निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, इसके बाद में जिग्नेश कुमार ने एक याचिका लगाई थी। जिग्नेश कुमार ने याचिका लगाई थी। उस याचिका के तहत धारा 354 में संशोधन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ABCD 4 धाराएं जोड़ दी, जो कि अब 5 भागों में विभक्त है। अब यहां यौन संबंध बनाने की मांग करना, इंग अंदर की होती, देखो यौन संबंध बनाने का प्रयास करना, बिना अनुमति अश्लील साहित्य भेजना। इसमें क्या होता है कि कई बार हम किसी मतलब कि ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, इनने एक लड़की बैठी है, इनने एक छोरो बैठी है, वे बैठा के करने लग रहे हैं मेज के नीचे, वो बिंगा छोरो बिंगा पगाऊं पंगा लेने लग रहे, समझ रहे हो ना आप इस चीज को? ठीक है, यानी उसको जबरदस्ती परेशान कर रहा है। कोई मतलब बस में चल रहे हैं, पिछू पेन घसो दियो, ठीक है, या कोई हाथ रख दियो, ये मतलब कि ऐसी कुछ हरकतें करना वहां पर, ये सब इस धारा 354A में आता है। और इसमें क्या है, 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना, वो सिर्फ इन तीनों के लिए है। लेकिन अगर यौन रूप व बनावट पर वो टिप्पणी कर रहा है तो यहां पर उसको 1 साल की सजा है। फिर लिखा है 354B। 354B के अंदर क्या होता है? महिला को निवस्त्र करना। क्या हो जाएगा? महिला को निवस्त्र करने का प्रयास करना, करना नहीं प्रयास करना। महिला को निवस्त्र करने का प्रयास, महिला को निवस्त्र करने का प्रयास जो है वो धारा 354 के अंदर है। आगे पढ़ते हैं, जुर्माना वगैरह आप देखते रहना, लेकिन सिर्फ आपको इतना भी ध्यान होगा तो बहुत बात बढ़िया है। फिर है धारा 354C। यहां शब्द लिखा है दृश्य रतिकता करना, यानी हम इसको इस नाम से जानते हैं, ताक झांक करना। ताक झांक करना मैंने आपको बार बार बताया है। कोई के है पुराने फिल्म वाला हीरो, तू नहीं तो तेरी यादों के सहारे जी लेंगे। अरे यादां का सहारा कौन जी सको? ठीक है बा, फोटो रखना किसी की भी बिना अनुमति फोटो नहीं रख सकते। बिना अनुमति फोटो नहीं रख सकते, ठीक है ना? बिना अनुमति फोटो नहीं रख सकते आप, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसका अर्थ ही यहां दृश्य रतिकता है दोस्तों। 354C 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, पुनरावृत्ति पर इसमें 3, 5 ऐसे वो सजा बढ़ जाती है। इतनी थाने धारा याद करने की आवश्यकता और सजा याद करने की जरूरत को नहीं। 354D किसी महिला का पीछा करना या निगरानी रखना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, पीछा करना। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ठीक है, तो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बतावे ना बतावे, तेने घरे जरूर पहुंचा देगी 354D के तहत। निगरानी रखना, ठीक है, तो अपने कई बार पढ़ते ना, तू खट जा रही है, बाका ना मैं तो कोचिंग जा रहे ना मैं तुम देखो तो कोचिंग कौन गई ही, यानी उस पर निगरानी रखना। अपने किसी भी महिला के बारे में मतलब कि उस पर निगरानी नहीं रख सकते, चाहे वह खटे जा रहा है, थाने भी कोई मतलब को नहीं, ठीक है। लेकिन कोई सरकारी मिशन पर तैनात व्यक्ति, सरकारी मिशन पर अगर कोई तैनात है या कोई महिला कर्मचारी है या कोई सरकारी मिशन चल रहा है या कोई जासूस है, तो वो उस महिला पर निगरानी रख सकते हैं, लेकिन उसके जिम्मेवार वो स्वयं होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। धारा 366 इसमें क्या होता है, 18 वर्ष की कम आयु वाली महिला को गैर कानूनी संभोग कार्य में लगाना। अच्छा, कुछ कह रहे थे सर जी स्क्रीनशॉट लेने का समय दीजिए, तो स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ताक झांक करना, छिप छिप कर देखना, ये भी उसमें आएगा भाई। महिला का पीछा करना, मना करने पर भी ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। छिप छिप वाले में क्या होता है,
छिप छिप कर देखा नहीं या लुक लुक कर देखा है? चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात यहाँ कर ले देखा। कई बार फोटो लग रही है, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ। कई बार ऐसा सपना लेना, गानो गानो, ठीक है, कि मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। तो ये झूठा ही कौन गाना, नौकरी लग के बाद में गाना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चला 366। यहां पर ये 366 ए ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना 366 ए। वो वहां पर थी, वही इसको यहां पर लिख दिया गया है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। 366 बी, विदेश से लड़की का आयात करना व गैर कानूनी संभोग कार्य में लगाना, गैर कानूनी संभोग कार्य में लगाना। फिर धारा 372, यानी 372 में क्या होता है, बच्चों को बेचना। बच्चों को बेचना किसके लिए बेचना, वही देह व्यापार के लिए, देह व्यापार के लिए। हम ये जानते हैं यहां विदेश से तात्पर्य पहले क्या था, जम्मू, अटके हो भाई, जम्मू कश्मीर। तो आपसे सिर्फ वो धारा के बारे में इसमें पूछेगा, कारावास वगैरह इसमें सारे 10-10 वर्ष की सजा का है। बेहद लिखना भी थे, अपन अच्छा रहूं देख सको, तो आप इसको भी साथ साथ नोट करते रहें कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग में लगाते हैं तो 366 ए, और विदेश से लड़की का आयात करना 366 बी, बेचना और खरीदना, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, ये कौन सी थी धारा, 373 72, बच्चों को बेचना, और धारा 373 में क्या हो जाएगा, बच्चों को खरीदना। तो सिर्फ आपको रिपीट करना है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, यही ध्यान रखना है आप लोगों को। 375 में बलात्कार की परिभाषा। अब इसमें एक चीज लिखा है मैंने, यहां पर ध्यान से सुनिए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2017 को किए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या न हो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, 18 वर्ष से कम हो, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे क्या माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा। 18 साल की उम्र हो कम लड़की के साथ में अगर विवाहित है वो, ठीक है, उसके साथ अगर उसके पति के द्वारा भी अगर संभोग किया जाता है तो उसको बलात्कार की श्रेणी में माना गया है। ये 11 अक्टूबर 2017 से माना गया है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट के मामले में आथाने मुख्य रूप में बात ध्यान रखनी है, तो इंगो थे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे चला। बच्चों को खरीदना बेचना 372 के अंदर, बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम बेचो तो नहीं, और 73 में खरीदना है, और उसके पहले 366 में 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग में लगाना। आगे और बातें आएगी, वहां मैं आपको बताता रहूंगा, समय कम है तो अपने उसी हिसाब से चलेंगे। धारा 376, धारा 376 में क्या है, दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है, यानी 75 में बलात्कार दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान। अब बलात्कार यानी विश्व पटल पर भारत को और इस मानवता को अगर शर्मसार करने वाली कोई घटना है तो वो सिर्फ है बलात्कार की घटना है, ठीक है। दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान न्यूनतम अपने कहते हैं 7 वर्ष से आजीवन मृत्यु दंड तक, वो है खटू भी लेगा आगे तक आप बिना मान सका हम। 376 ए, किसी महिला, इसमें लिख देता हूं, किसी महिला कि दुष्कर्म के बाद अचेतन की अवस्था, यानी कोई महिला है उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वो अब अचेतन की अवस्था में आ चुकी है,
तो वो धारा 376 ए। और ए बी में क्या होता है, ए बी के अंदर भी वही चीज है, यहां किसी महिला के साथ दुष्कर्म, यहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म और वह अचेतन की अवस्था में, तो यहां नाबालिग को जोड़ दिया। इस चीज को ध्यान में रखना है। 376 ए से मतलब अचेतन, एऊ क्यों हो गयो अचेतन, अचेतन में पहले ए आ रहा ना, अचेतन, ठीक है। 376 में दुष्कर्म के लिए प्रावधान, 375 में बलात्कार की परिभाषा। अब बलात्कार की परिभाषा क्या होती है, आप भली भांति जानते हैं, उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर पूछ लेता है कि निम्न में इसमें बलात्कार की परिभाषा शामिल नहीं है, तो आप वैसे भी उत्तर दे दोगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धारा 376 बी का मतलब क्या होता है, यहां पर 376 बी यानी बिना अनुमति के अलगाव के बाद पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करना। अब आपको क्या करना है कि जो मैं धारा यहां बता रहा हूं, आपको लगातार उसके कमेंट और जवाब देते रहने, ताकि आपको यह पता चलता रहे कि कौन सी धारा का हमें याद है, कौन से का नहीं। धारा 376 की बताओ फटाफट। अब गुरुजी धारा 376 सी माने करेक्टर सर्टिफिकेट यानी अधिकार प्राप्त व्यक्ति। गुरुजी अधिकार प्राप्त व्यक्ति, बिल्कुल। यहां पर क्या होता है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार, अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार। अब अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार, इसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कोई मतलब कि नातेदार हो गया, जिसे रिश्तेदार बोलते हैं, नातेदार हो गया, ठीक है। कोई संरक्षण हो गया, संरक्षण अधिकारी हो गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर संरक्षण अधिकारी हो गया, या अपने इसके अंदर बात करें और तो पुलिसकर्मी यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है। अब यहां का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई लड़की है, उसके मम्मी पापा कह रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, और उस लड़की को अरे उसके रिश्तेदार कोई फूफा घर छोड़ दिया या कोई ताऊ घर छोड़ दिया, और उसकी जिम्मेदारी थी उसकी देखभाल करना, और उन्हीं के द्वारा उसके साथ अगर दुष्कर्म कर दिया जाता है तो वो इसके अंदर आएगा। 376 डी, अपने लूडो खेलते हैं, उसके अंदर ए बी सी डी 4 होते हैं ना, डी, तो डी यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक दुष्कर्म, ठीक है, यानी बलात्कार। यहां पर बी सी डी, बी में यानी बी से बिना अनुमति, कब, अलगाव के बाद, जब पति और पत्नी साथ थे, अब वो अचानक से अलग हो गए, ठीक है। अलग होने के बाद में एक दिन पति जाता है और उसके साथ गैर कानूनी संभोग करता है, तो उसको सजा होगी 7 वर्ष। वो कह जी मेरा फेरा लीड़ा है, मेरो ब्याह करेड़ा जी करेड़ा होला थारा, लेकिन एक करते 7 साल जाइए हो, ठीक है। तो ये यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट के ले रखो फटाफट, साग नोट कर रखो बस जल्दी। 376 डी ए, 376 डी ए यानी 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार। और यहां 376 डी बी यानी ब और 12, ऐसे तो लिखते ना 12, बी आ गया ना, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार, ठीक है। 376 ई माने एंड कर दो, ई माने एंड कर दो, यानी पहले वो बलात्कार का दोषी था और उसने फिर पुनः बलात्कार कर दिया, तो उसका यहां पर एंड कर दो। ई का मतलब क्या हो जाएगा, अरे एक बार यानी क्या कहते हैं, बलात्कारी सजा प्राप्त
व्यक्ति द्वारा दोबारा बलात्कार का कार्य, ये इसमें कह देंगे, मतलब कि एक बार उसने दुष्कर्म किया था, उसने दोबारा कर दिया तो बिना के अंदर शामिल कर देगा। 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और दूसरा कौन सा है? राजस्थान है। ये दो चीजें ध्यान रखना। यानी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ अगर बलात्कार किया जाए तो उसको यहां पर मृत्यु, क्या लिखा है इसने? फांसी की सजा। ठीक है, फांसी यानी मृत्युदंड। और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किसने किया है? यहां पर मध्य प्रदेश ने किया। देखो धारा 406, धारा 4